हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस की क्लास करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं आपके। हाल ही में रेलवे के 2025 एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम हुआ था, उसी के क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीसीएस ही एग्जाम ले रही है और टीसीएस ने ये वाला एग्जाम भी लिया और ग्रुप डी का भी लेगी। और एमपी पुलिस में भी ये सारे पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं साइंस में। तो साइंस को वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, अच्छे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लिखा है कि पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने वाले लयबद्ध मांसपेशियों के संकुचन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने बोला आगे बढ़ाने वाले जो भोजन होता है। जैसे भोजन क्या होता है, सबसे पहले हमारा मुख में भोजन डाइजेस्ट होता है क्योंकि मुंह में जाता है। हमारे जो दांत होते हैं प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, है ना, इस कैनाइन, तो ये सारे क्या करते हैं, भोजन की कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। इसके बाद भोजन लार में मिक्स होता है, एंजाइम जिसे अपन बोलते हैं। तो अपनी जो लार आती है उसमें भोजन मिक्स होता है, उसके बाद में हम गले से निगल जाते हैं। तो आहार नाल के द्वारा जो है अंदर जाता है बॉडी में, ठीक है, स्टोमक में पहुंचता है। उसके बाद स्टोमक का काम करने लगता है, वहाँ से वो जूस निकालना, बाइल जूस हो गया, है ना, गॉल ब्लैडर से जूस निकलता है। इसके बाद लीवर्डेन जूस निकलता है आपका, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है पेट में स्टोमक से, पैनकेरेटिक जूस निकलता है जिससे भोजन डाइजेस्ट हो जाता है हमारा। इसके बाद में और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो छोटी आंत में हमारा भोजन पचता है, उसके बाद बड़ी आंत में होने के बाद एनएस के द्वारा सीक्रेट हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें जो फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। ब्लड में घुलने के बाद में, और ब्लड कहाँ जाता है आपका, सेल के पास जाता है। आपके पास सेल के पास जाता है, सेल मतलब होता है कोशिका के पास जाता है ये सारे के सारे, ठीक है, कोशिका के पास जाता है। कोशिका क्या काम करती है, कोशिका भोजन बनाती है, हमारा भोजन ग्लूकोज प्लस H2O मिलाकर ये हमारा भोजन तैयार करती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। हमारे अंदर जो ताकत आती है वो इन्हीं की वजह से आती है। तो इसमें इन्होंने बोला था कि आगे बढ़ाने वाले, भोजन को आगे पुश करने वाले मांसपेशियों के संकुचन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। सही उत्तर ए, पेरिस्टालिसिस, ठीक है। क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है यहाँ पर। पेरिस्टालिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक मतलब अंदर वाली मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन से भोजन आंतरिक नलिकाओं में आगे बढ़ता है। ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है डिलीजेंट रोहित, DILIGENT, डिलीजेंट रोहित। आप सर्च करना और अपने दोस्तों तक इस पहुंचाना चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू। तो पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन को लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो कौन सा होता है, जाइलम, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। जाइलम क्या होता है, वैसे याद रख सकते हैं, जाइलम मतलब जल, देखो जल से जाइलम, ठीक है। और फल मतलब एनर्जी। अब फल खाते हैं तो अपन को भूख मिट जाती है ना, भूख की कंप्लीट पूरी हो जाती है। तो फल मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, तो फ्लोएम, है ना, दो टिश्यू होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पर डायग्राम देखिए आप, जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है बॉडी में भोजन ले जाने का काम करता है, ये होता है फ्लोएम का काम, ठीक है। ये बॉडी में ये ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये भोजन ले जा रहा है ना। और ये जो रेड रेड वाला दिख रहा है आपको, ये आपका जाइलम है। इसका मतलब होता है ये मिनरल्स और वाटर को सप्लाई करता है पेड़ में, पौधे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन मतलब आपका वाटर एंड मिनरल्स कौन ले जाने का काम क्या करता है, जाइलम करता है। और भोजन वगैरह ले जाने का काम कौन करता है, आपका फ्लोएम करता है। एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जाइलम पानी और खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में हड्डियों की लचीली बनावट के लिए कौन सा प्रोटीन मुख्य है? मानव शरीर में हड्डियों की लचीली बनावट के लिए, मतलब हमारी जो बोन्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहें, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन मुख्य है, मेजर है आपका? तो कॉलेजन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर क्या आपका? कॉलेजन नाम का है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रही है, कॉलेजन हड्डियों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। तो कॉलेजन नाम का जो वो होता है आपका, हड्डियों को मजबूत और लचीलापन देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेफड़ों के क्षय रोग का मुख्य कारण क्या है? क्षय रोग मतलब क्षय रोग क्या होता है? टीबी होता है आपका। टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी, इसमें खांसी वगैरह चलती है, टीबी आपने सुना ही होगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ये, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से टीबी हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है आपकी? क्षय रोग का मुख्य कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये मुख्य कारण होता है। एक बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया की वजह से हमें टीबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी होती यकृत, इसको अपन लीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, लीवर। ठीक है, जैसे ये स्टोमक है, मान लो इस तरीके का स्टोमक है, स्टोमक। ठीक है, इसके साइड में लीवर लगा रहता है, इधर इस टाइप से लीवर लगा रहता है, और यहीं पे आपका बिलीवर्डेन है ना, गॉल ब्लैडर वगैरह, पैनक्रियाटिक जूस निकालते हैं, इसमें डालते हैं, तो लीवर भोजन को पचाने में सहायक करते हैं। तो यकृत, इसको लीवर बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन और विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाचन तंत्र में भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? जैसा हमारा जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है भोजन, ये डाइजेस्ट होगा तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तो वो कौन से एंजाइम होते हैं? देखो, आधा काम तो हमारे दांत कर देते हैं। हमने एक रोटी का टुकड़ा लिया, वो बड़ा रहता है, उसको दांत क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ताकि पचने में आसान हो जाए, है ना, डाइजेस्ट होने में आसानी मिले इनको। इसके बाद एंजाइम मिलते हैं, इनमें खुल जाते हैं ना लार के साथ में। तो कौन सा एंजाइम है? प्रोटीज, एमाइलेज, लिपेज, ये सभी के सभी सही है। तीनों के तीनों क्या काम करते हैं? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो प्रोटीज प्रोटीन तोड़ते हैं, एमाइलेज वगैरह ना, स्टार्च तोड़ता है, तो प्रोटीज प्रोटीन तोड़ते हैं, एमाइलेज जो होता है वो आपका क्या करता है? स्टार्च तोड़ता है, और लिपेज वसा को तोड़ता है। वसा मतलब आपका फैट होता है, ये फैट होता है। स्टार्च आपका रोटी आलू वगैरह में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रक्त का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले क्या काम होता है ब्लड का? भाई ह्यूमन बॉडी में ब्लड का क्या स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट वर्क होता है वो क्या होता है? पहला काम होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। मतलब ब्लड में बहुत सारे जो हम भोजन करते हैं तो उसमें जितने भी जो मतलब आपके क्या बोलते हैं विटामिन्स हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो सारे के सारे निकल के आते हैं, वो ब्लड में घुल जाते हैं। इसके बाद ब्लड जो होता है वो सेल के पास जाता है, क्योंकि ब्लड क्या है? एक ऐसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको अपन, है ना, ये पूरी बॉडी में चलता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। जैसे ही सेल के पास जाएगा तो ये सेल को वो चीज़ें दे देगा ताकि वो एनर्जी बनाने का काम करने लगती है सेल। तो ऑक्सीजन O2 भी मिला रहता है उसमें, और पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। रक्त शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसकी जो PDF है, आपको PDF का बता दूं, ये जो PDF है ना, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन पे आपको मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। और भी बहुत सारी PDF है, जैसे मैथ्स की PDF है ना, मैथ्स की PDF है, सॉल्यूशन के साथ वाली PDF है, मैथ्स के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी सारी सॉल्यूशन के साथ PDF मिल जाएगी आपको, विदाउट सॉल्यूशन भी PDF मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है आपका, कौन सा अंग रुधिर शुद्ध करने का मुख्य कार्य करता है? कौन सा अंग है ऐसा जो ब्लड को क्या करता है? प्योर करने का काम करता है, ब्लड को प्योर करने का काम करता है, प्योर करता है, शुद्ध करता है, किसको? ब्लड को।
मतलब ब्लड को छानने का काम करता है। कौन करता है? वो होती है आपकी किडनी, KIDNEY। किडनी को अपन बोलते हैं गुर्दा, ठीक है, हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, इंग्लिश में किडनी। किडनी में क्या होता है, दो किडनी होती हैं, तो उनमें नेफ्रॉन लगा रहता है। तो नेफ्रॉन क्या करता है, जैसे देखो घर में मम्मी होती हैं, वो चाय बनाती हैं, तो वो जो चाय होती है ना, वो कैसे छानती हैं, चाय छन्नी होती है ना, उसमें छानती हैं। तो छन्नी में क्या रहता है, जो लिक्विड वाला जो होता है ना अपना चाय, वो कप में आ जाती है, और जो ऊपर जो रहता है ना चाय पत्ती फंस जाती है, उसको ही तो रुकना, वो एक कचड़ा कूड़ा टाइप का होता है, तो उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने चाय कप में ली क्योंकि छन्नी ने छान दी, तो छन्नी की तरह वो नेफ्रॉन वर्क करते हैं आपके। तो जो ब्लड होता है ना, वो छनता कहाँ है आपका, प्यूरीफाई कहाँ होता है, किडनी में होता है। किडनी में नेफ्रॉन लगे रहते हैं, उनको छन्नी बोलते हैं ना, वो फिल्टर करने का काम करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दा। इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं क्या कहती है। देखो यहाँ पर किडनी, गुर्दा रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है, ठीक है। जैसा आपका जो होता है भाई यूरिन, मतलब आपका जो मूत्र होता है यूरिन, इसके रूप में उसको बाहर एक्सक्रिएट कर देती है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यूरिन के थ्रू आप सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस लेते समय फेफड़ों का आयतन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अपन जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पायरोमीटर, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पायरोमीटर फेफड़ों की क्षमता और वॉल्यूम मापने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जीव मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो जीव मंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो कौन सा, रूबिस्को है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रूबिस्को। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहती है। रूबिस्को पौधों में कार्बन फिक्सेशन एंजाइम है और सबसे अधिक मात्रा में मौजूद प्रोटीन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्शे-चेज प्रयोग ने यह ठोस साक्ष्य कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऐसा साक्ष्य कब दिया कि प्रोटीन नहीं है, ये क्या है, बल्कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ है। ये 1952 में दिया था। कब दिया था, 1952 में दिया था आपका। इसकी अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हर्शे-चेज का प्रयोग हुआ था, साबित हुआ था DNA आनुवांशिक सूचना का वाहक है, ये 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पनेट वर्ग के पूर्वानुमान को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, जी प्रारूपी और लक्ष्मण प्रारूपी संभावनाएं, ठीक है, दोनों में से। तो इसका मतलब आंसर, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। पनेट वर्ग का प्रयोग लक्षणों और जीनों के पैटर्न को समझने में होता है। अब लक्षण क्या हो गए आपके, सिम्टम्स हो गए, और जीन, ये जीन हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को समझने में, इन दोनों का क्या पैटर्न रहता है, इन दोनों को समझने में ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जैव रसायनिक विज्ञान को प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऐसे कौन से जैव रसायनज्ञ थे जिनको प्रोटीन विशेषकर इंसुलिन की संरचना पर, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, पहले ही बता दूं मैं आपको, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन नाम का, जिससे जो मधुमेह रोग होता है ना, डायबिटीज, वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। अपन कहते हैं ना, घर में दादाजी को डायबिटीज़ है, या मम्मी को है, पापा को है, या इवन किसी को भी है, तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सेंगर, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक सेंगर नाम के वैज्ञानिक थे, मतलब ये जैव रसायनज्ञ थे। इन्होंने इंसुलिन की संरचना पर उनके कार्य के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन के अमीनो एसिड अनुक्रम की खोज की थी, इसलिए इनको 1952 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिकित्सा शब्द खाने से संबंधित उस विकार का वर्णन करता है जिसमें ऊर्जा व्यय आवश्यकताओं से कम हो जाता है, जिससे शरीर का वजन घट जाता है। तो कौन सा होता है वो,
ऑप्शन नंबर ए एनोरेक्सिया नार्वोसा, एनोरेक्सिया नार्वोसा, एनोरेक्सिया नार्वोसा। इसके बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। यह खाने से संबंधित मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर खाने से परहेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में DBW-371 करण वृंदा, DBW-303 करण वैष्वी और DBW-187 करण वंदना किस फसल की किस्म है? ये फसलों के नाम हैं, जैसे हमारी गेहूं के होते हैं ना 302, लोकमन, ठीक है, सुजाता, इस तरीके के। तो ये कौन सी फसलों की ये जो नाम है, तो वो कौन से हैं? गेहूं के नाम है। ठीक है, ये सभी गेहूं की उपज अच्छी उच्च क्वालिटी की, हाई क्वालिटी उपज देने वाली किस्में होती हैं, जो कि हम इनको अपने खेत में लगाते हैं, इनके सीड्स, जिससे हमारी फसल तैयार होती है। एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स बोलते हैं, रोग का प्रथम किस वर्ष सामने आया? पहला जो केस था ना इनका, रोग का प्रथम केस किस वर्ष सामने आया था एड्स का? तो एड्स की आपने फुल फॉर्म पढ़ ली, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक तरह का एक वायरस होता है। इसका केस सबसे पहले कब आया था? तो 1981 में आया था। ऑप्शन नंबर डी 1981 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1981। इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 1981 में पहली बार अमेरिका में एड्स का मामला सामने आया था। ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी को एड्स है, किसी मेल को या फीमेल को, ठीक है, अगर उसके साथ मतलब उसका ब्लड अगर आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है, उसका ब्लड आपकी बॉडी में जाता है, ब्लड मिक्स हो जाता है, ठीक है, या फिर ऐसे कह लें ब्लड कैसे जाएगा? अब दो तरीके हैं ना, ठीक है, या तो इंजेक्ट करना पड़ेगा या किसी फिजिकल इंटीमेटेड के द्वारा हो सकती चीज़ें है ना। तो जैसे मान लो इंजेक्शन है, इनको भी वही इंजेक्शन से लगाया, ठीक है, और वही निडल से इनको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, तो उसके जो वायरस के जो पार्टिकल्स है ना वो इनकी बॉडी में पहुंच गए, दूसरे की बॉडी में, तो इनको भी वो वायरस हो सकता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एड्स में क्या होता है भाई, आपको बुखार बना रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, भूख नहीं लगती, आप बहुत दुबले पतले हो जाते हो, सूख नहीं लगते हो, ठीक है, और एक टाइम पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है मेरे ख्याल से। अब आगे चल के ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण निम्न पीएच में उन्हें लाल बैगनी रंग देता है? ठीक है, एक पिटूनिया क्या है? एक पौधे का नाम है ये। इसमें ऐसा कौन सा वर्णक, वर्णक मतलब ऐसा कौन सा आपका पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इन्हें लाल और बैगनी रंग देता है? वो तो लाइकोपीन की वजह से होता है, एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है, बीटालिन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? देखो कैरोटीन तो गाजर में होता है, गाजर का वो गुलाबी टाइप का रंग होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है ना। तो इसमें एंथ्रोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथ्रोसाइनिन, सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी लगाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए व्याख्या क्या रहेगी, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट पौधों के फूलों का रंग बदलने में सहायक होता है। इस तरीका ये पिट्यून, ये वाला मतलब फूल होता है, पौधा होता है, इसमें इस तरह के कलर होते हैं। आपने देखे होंगे सजावट के दौरान इस तरह के पौधों को देखना, या हम कहीं जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो सड़कों पर इस तरीके से ये लगे रहते हैं अधिकतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सही रहेगी, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, अंतर्ग्रित ब्रिडर है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं इसको अपन। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है एक्चुअली में। दो न्यूरॉन्स, ये हमारे यहाँ माइंड में होते हैं न्यूरॉन्स वगैरह ना, इन्हीं की वजह से हम बहुत सारे थॉट प्रोसेस सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि अभी मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो इतने दिन बचे हैं, मुझे कैसे कैसे करना है। थोड़ी देर बाद जस्ट आपको कुछ और आ जाएगा, इंस्टाग्राम की रील्स देख लेता हूँ ना, यूट्यूब पे चला जाता हूँ, या गेम खेल लेता हूँ, या सो लेता हूँ। ये मतलब सेकेंडों में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, ये न्यूरॉन्स की वजह से आते हैं आपके ना, ये न्यूरॉन्स में थॉट्स प्रोसेस चलती रहती है। तो अंतर्ग्रित ब्रिडर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दो न्यूरॉन्स के बीच की रासायनिक संचार का स्थान होता है। इस तरीके से आप देखोगे ये सेल मेम्ब्रेन है ना, इस तरीके से, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सिनेप्सिस होते हैं, ये आपका एक्सोन होता है, ठीक है, ये सेल बॉडी होती है, सोमा कहते हैं इसको अपन। तो इस तरीके की ये बहुत सारे माइंड में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ यहाँ पर।
इंग्लिश में, हिंदी दोनों में है। पहले मैं इंग्लिश वाला कर देता हूँ। द डायग्राम लेबल्स वेरियस की कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूरॉन एंड देयर फंक्शन। सेल बॉडी क्या काम करती है, ये सारे अपने नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, माइंड के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। तो इनके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इनकी मैंने डिटेल निकाली यहाँ पर। तो देखिए सेल बॉडी सोमा क्या कहती है, दिस इज द मैन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल्स लाइफ एंड प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स वगैरह, है ना, इन सब का वो प्रोटीन्स वगैरह मेंटेनिंग का काम करती है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं आपके, डेंड्राइट्स दीज आर ट्री लाइक, ये पौधे की तरह होते हैं। एक्सटेंशंस दैट रिसीव सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट देन टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेजने का काम करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के दौरान इनको ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट, है ना, सिग्नल देने का काम करता है। एक्सॉन वाला जो फंक्शन होता है वो उसका वर्क क्या होता है, अ लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स और टारगेट सेल्स। मैलिन सेट ये आ फैटी इंसल्टिंग लेयर दैट सराउंड्स द एक्सॉन allowing for faster and more efficient transmission of electrical signals. Oligodendrocytes, a type of glial cell in the central nervous system that produce the myelin sheath. Node of Ranvier, ये क्या होता है, gaps in the myelin sheath along the axon where the electrical signal is regenerated to maintain its strength. और synapses क्या होते हैं, the junction between two neurons where the electrical signal is transmitted from one neuron to another, typically through chemical neurotransmitters. ठीक है, अब हिंदी वाले पढ़ लेते हैं, हिंदी वालों के लिए भी है यहाँ पर। आर एक आपका न्यूरॉन के विभिन्न प्रमुख घटक और उनके कार्यों को दर्शाता है। कोशिका काय, मतलब वही आपका जो सेल बॉडी उसकी बारे में बात चल रही। सोमा, यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है जिसमें नाभिक और अन्य कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के जीवन को बनाए रखने और प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डेंड्राइट्स क्या होते हैं आपके, ये वृक्ष के समान विस्तार होते हैं, बहुत लंबे तक फैले रहते हैं ना, पेड़ की तरह होते हैं, जो अन्य न्यूरॉन्स से संकेत न्यूरोट्रांसमीटर प्राप्त करते हैं और उन्हें कोशिका शरीर की ओर आगे भेजने का काम करते हैं। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन एक लंबा पतला प्रक्षेपण जो विद्युत संकेतों क्रिया क्षमता को कोशिका शरीर से अन्य न्यूरॉन्स या लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। माइलिन शीथ क्या होता है, अक्षतंतु के चारों स्थित एक वसायुक्त इंसुलेटिंग परत होती है जो विद्युत संकेतों के तीव्र और अधिक कुशल संचरण की अनुमति देने का काम करती है। इसके बाद ऑलिगोडेंड्रोसाइट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक प्रकार की ग्लियाल कोशिका जो माइलिन आवरण का निर्माण करने का काम करती है। और एनवीआर नोड क्या होता है आपका, अक्षतंतु के साथ माइलिन आवरण में अंतराल जहां विद्युत संकेत अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए पुनर्जीवित होता है। सिनेप्सिस का काम क्या होता है, अंतर्ग्रंथन दो न्यूरॉन के बीच का वह जंक्शन जहां विद्युत संकेत और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्रेषित करने का काम होता है। आमतौर पर रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ये काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस दीर्घकालिक रोग में फेफड़ों के वायु कोशों की आंतरिक भित्ति, एक एल्वियोली बोलते हैं इसको, क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है। ठीक है, तो आपकी होती है बात स्फीति होती है, वो क्या होती है, बात स्फीति होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बात स्फीति में एल्वियोली क्षतिग्रस्त होकर फेफड़ों की कार्यक्षमता कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन। अभी मैंने बताया था इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से, कमी होने की वजह से डायबिटीज जैसा रोग हो जाता है। तो इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज मदद करने का काम करता है, तो वो होता है आपका जिंक, Zn-C। एक धातु भी होती है, इस तरीके से काम करती है, तो धातु ही है यहाँ पर, है ना, आयरन, फास्फोरस, निकल,
ये तो कोई काम ही नहीं करती है ना। फास्फोरस भी वर्क करती है, और आयरन तो बहुत ज़्यादा होता है। हीमो प्लस ग्लोबिन में लिखा रहता है, आपने देखा होगा हीमो प्लस ग्लोबिन, ये हमारा ब्लड में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर लाल होता है। इस पिगमेंट, ये हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। हीमो मतलब होता है आयरन आपका, लोहा, और ग्लोबिन मतलब होता है एक प्रोटीन। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो एक पिगमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लाल कलर हो जाता है खून का। तो इसका सही आंसर क्या है? जिंक। जिंक कई एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, सी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? सी टाइप के पौधे होते हैं, उनमें कौन सी प्रक्रिया अपसेंट होती है? अपसेंट होती है, ये पूछा उन्होंने। तो प्रकाश श्वसन नाम की जो प्रक्रिया है वो अपसेंट होती है, बाकी सारी की सारी प्रेजेंट रहती है। वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, भोजन वगैरह बनाने काम। श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है उन दोनों में ना। तो सी पौधों में रिस्पिरेशन नहीं होती है ना, सांस नहीं लेते वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। एल्वेली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो वो होता है विसरण। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, गैसें उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर फैलती हैं, तब ये विसरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता? नहीं बोला उसने कि प्रोटीन में मौजूद नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता भाई? वो फास्फोरस नाम का नहीं होता, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ये सारे होते ही होते हैं। तो प्रोटीन मुख्यतः CHON तत्वों से बने होते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन सारे तत्वों से बना रहता है, फास्फोरस से नहीं बना रहता। जैसे फास्फोरस का एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा तो जो माचिस की जो परत होती है ना, जिसपे अपन सीख जलाते हैं, ठीक है, वो फास्फोरस की बनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द DNA अनुक्रम में परिवर्तन का वर्णन करता है जो जी प्रारूपी और लक्ष्मण प्रारूपी परिवर्तन का कारण बनता है? तो वो उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। DNA में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है जो लक्षण और जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहार फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाने का काम करता है? तो कौन सा? वो आपका पाचन में सहायता प्रदान करने का काम करना, पाचन में सहायता करता है। कौन करता है? मानव आहार में आहार फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है, तो वो कौन है? पाचन में डाइजेस्ट करने में मदद करने का काम, तो पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका। फाइबर भोजन को पचाने और आंतों की गति को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो फाइबर हमारा बनाना में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तभी कहते हैं बनाना वगैरह खाना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक मोटी लिग्नित भित्तियों वाली मृत कोशिकाओं से बना पौध ऊतक ड्रनोतक स्क्लेरेन्काइमा का मुख्य काम क्या होता है? तो उसका मुख्य काम क्या होता है, आइए समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है सही आंसर? वैसे तो डी है, ठीक है। डी को पढ़ते हैं, क्या है? पौधे को यांत्रिक आधार और सामर्थ्य प्रदान करने का काम करना, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्क्लेरेन्काइमा पौध को ताकत और सहारा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? तो प्लाज्मोडियम ऐसी कौन सी भाई प्रजाति है जो कि मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है ह्यूमन में? तो वो है आपकी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपोरम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका। यह प्रजाति सबसे गंभीर मलेरिया पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग होता है? तो वो खसरा नाम का होता है। विषाणु मतलब वायरस, तो खसरा किसको बोलते हैं अपन? टीबी को बोलते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें खांसी वगैरह होती है। खसरा रोग एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। दिखा देते हैं, इस टाइप का होता है, ये इसका चित्र है। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया था यहाँ पर? टीबी बोल दिया था। टीबी नहीं होता है, टीबी नहीं होता है,
टीबी तो एक क्षय रोग होता है। यहाँ पर टीबी क्या होता है, माफ़ कीजिए, जो टीबी होता है वो एक क्षय रोग होता है, क्षय रोग, जिसमें खांसी वगैरह चलती है। ठीक है, तो जो खसरा है उसके बारे में समझा देते हैं, अपन को समझ लेते हैं खसरा क्या होता है। तो खसरा नाम का खसरा रोग कैसा होता है, ये कोई इंसान की बॉडी है, ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे जो रेड रेड दिख रहे हैं आपको, रेड रेड वाले ऐसे डॉट पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है, लाल लाल चिट्टे टाइप के पड़ जाते हैं, पूरी बॉडी पे पड़ने लगते हैं, कहीं भी चेहरे पे, गाल में, हाथ में, पैर में, जब नहीं कि पूरी बॉडी में, लेकिन वो धीरे धीरे करके फैलने लगते हैं पूरी बॉडी में, ऐसे छोटे छोटे करके लाल लाल छोटे छोटे डॉट टाइप के पड़ने लगते हैं, ठीक है, लाल लाल कलर के, इसको अपन खसरा बोलते हैं, इस टाइप के हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने पड़ने लगते हैं, गालों पर सफ़ेद धब्बे आने लगते हैं, नाक बहना टाइप की जैसी चीज़ें सिम्टम्स वगैरह, ज़्यादा खांसी आना, आंखें लाल होना है, आंखों से पानी गिरना, इस तरीके के मतलब ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं इसमें। अब प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि अभी अपन ने मलेरिया पढ़ा था, है ना, तो उसके बारे में। मलेरिया जो होता है ना बीमारी, वो किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से हमें मलेरिया रोग हो जाता है। ये मच्छरों के काटने से होता है अधिकतर, और वो मच्छर का नाम कौन सा, कई बार एग्जाम में पूछा है। फैलने का कारण क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से यह परजीवी शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खसरा, इसको अपन मिसल्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। कारण क्या होता है खसरा, अभी पढ़ा ना अपन ने, खसरे में क्या होता है, लाल लाल बॉडी पे दाने पड़ने लगते हैं। खसरा वायरस, मेसिल्स वायरस, जो पैरा मैक्सियो वायरस का परिवार का है, एक तरीके का। फैलने का कारण होता है, रोग संक्रमित व्यक्ति की छींक, खांसी और श्वसन बूंदों ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है। जैसे मान लो कोई इससे अफेक्टेड व्यक्ति है ना, वो छींक रहा है, खांसी कर रहा है ना, या फिर उसकी जो सांस चल रही है, तेज चल रही है, उसी की जो ऑक्सीजन है या वो अपन ने ले लिया ना, वो जो बार बार खांस रहा है, ठीक है, छींक कर रहा है, तो वो जो उसके बैक्टीरिया निकल के आते हैं हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम भी अफेक्टेड हो सकते हैं, तो सावधान रहें थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका है क्षय रोग, टीबी को बोलते हैं क्षय रोग, टीबी बोल दो या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस का फुल फॉर्म होता है, ये भी आया कई बार। कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का जीवाणु होता है, इसकी वजह से ये क्षय रोग होता है। फैलने का कारण क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से निकली हुई बूंदें, ठीक है, इन्फेक्शन, इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलेरा, कारण क्या होता है, विब्रियो कॉलरी नाम का एक जीवाणु होता है, इसकी वजह से होता है। फैलने का क्या कारण होता है, दूषित पानी, जो बेकार का पानी होता है वो, भोजन, खास तौर पर गंदे पानी से फैलता है अधिकतर, है ना। नेक्स्ट आपका ओके, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है डिलीजेंट रोहित, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम, जिसमें साइंस के कुछ और सवालों के साथ। आरआरबी ग्रुप डी और एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके लिए, तो आप इसको देखें। और अभी तो साइंस की शुरुआत हुई है, ठीक है, इसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि बहुत ग्रुप डी में केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह इनके न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूँ मैं। और साइंस के मतलब टॉपिक वाइज अगर आप कहेंगे तो मैं उसके हिसाब से भी पीपीटी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।